दिल्ली आबकारी नीति में कथित धांधली के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय के आसपास लगाई धारा 144, धरना प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या के बाद सभी जिलों में धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति पर पैनी नजर। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा को दिया पुरस्कार। महाराष्ट्र के बाद गोवा यात्रा पर एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने 212 और कांग्रेस ने 209 उम्मीदवारों के नामों की अब तक की घोषणा। राज्य में 10 मई को होंगे मतदान। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और स्लोवेनिया की यात्रा पर जगरेब पहुंची। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने और कई द्विपक्षीय मामलों पर होगी बातचीत। विदेश राज्य मंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़प में कम से कम 56 लोगों की मौत, जबकि 500 से ज्यादा हुए घायल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडानी सशस्त्र बलों से लड़ाई खत्म कर शांति बहाल करने की अपील। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहीं गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ जारी है। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले केजरीवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई है और किसी को भी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टाइल में खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे दिया, तो बीजेपी ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी का कहना है कि अगर केजरीवाल ईमानदार हैं तो डर किस बात का, जांच का सामना करें। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। और दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है। शराब नीति को जिस तरह से लागू किया गया था, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। जांच में यह भी बात सामने आई थी कि दक्षिण की शराब लॉबी ने करीब 100 करोड़ की रकम आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई थी, जिसका प्रयोग पार्टी ने चुनावों में किया था। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा साउथ लॉबी के कई सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब सीबीआई उनसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को 100 करोड़ की जो रकम है वो साउथ लॉबी से पहुंची थी और इस रकम का जो प्रयोग है वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया था। और इसके साथ साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि शराब कारोबारी
समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी हुई थी, फेस टाइम के थ्रू ये बातचीत हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से कि वो विजय नायर के थ्रू इस डील में शामिल हो तो उसे काफी बड़ा जो लाभ है वो दिया जाएगा। अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से उन्हीं सवालों के जवाब मांगेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। संवाददाता सम्मेलन में संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उससे ये साबित नहीं होता कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार किया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। और इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं नीरज सिंह। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नीरज, इस वक्त सीबीआई से पूछताछ जारी है, सीबीआई की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री दिल्ली यहाँ पर पहुँचे हैं और सीबीआई बिल्डिंग के अंदर उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है। सीबीआई के अधिकारी कई सारे सवाल जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे पूछ रहे हैं। सीबीआई का ये कहना है कि जिस तरीके से इस शराब नीति में घोटाला हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के अधिकारी पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि साउथ लॉबी से एक बड़ी रकम आम आदमी पार्टी तक पहुंची थी और वो रकम कहां-कहां इस्तेमाल की गई थी और आम आदमी पार्टी के किन किन नेताओं तक पहुंची थी। इसके अलावा आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इस आबकारी नीति में कितना अपना हस्तक्षेप किया था, क्योंकि आप आबकारी मंत्री नहीं थे लेकिन फिर भी आपकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो फेस टाइम पर जो बातचीत हुई है समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की, जिसकी बातचीत विजय नायर ने अपने जो मोबाइल फ़ोन है एप्पल का उससे करवाई थी, तो उसके बाबत भी सवाल पूछा जा रहा है कि आपने समीर महेंद्रू से क्या डील फाइनल की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि विजय नायर उनका आदमी है और समीर महेंद्रू उसके थ्रू इस आबकारी नीति में अपना एक हिस्सा ले सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और विजय नायर के थ्रू ही साउथ लॉबी को इनवाइट किया गया था और इस साउथ लॉबी में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी के कविता वो भी शामिल थी। उनके कई सारे जो करीबी हैं इस घोटाले में उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी और 100 करोड़ की रकम उन्होंने आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई थी, जिसका प्रयोग गोवा और पंजाब के इलेक्शनों में किया गया था। तो अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं इसी सीबीआई की बिल्डिंग में, जो ब्लू कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है जया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 11:10 पर यहाँ पहुँचे हैं और उनसे पूछताछ अभी लगातार चल रही है और सीबीआई का ये कहना है कि उनसे तमाम सवालों के जवाब मांगे जाएंगे, जो सवाल इस आबकारी नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नीरज जी, नई आबकारी नीति जो ये दिल्ली सरकार ने पेश की थी, एक बेहतर नीति के रूप में इसको लाया गया था, फिर उसमें इतने बड़े अवैध पैसे का लेन देन किस तरह से हुआ, अगर थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंडर आप यहाँ दें इस पूरी नीति को लेकर, जो किस तरह से सिलसिलेवार रूप से इसमें पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार किया गया इस पूरी नीति के चलते और धोखा किया गया आम जनता से। देखिए, पहली जो आबकारी नीति थी, इस नई आबकारी नीति से पहले उसमें जो प्राइवेट और जो सरकारी ठेके वो दिल्ली के अंदर उपलब्ध थे, जिसमें
60% के करीब सरकारी ठेके थे और बाकी 40% के करीब जो प्राइवेट ठेके थे। लेकिन जो दिल्ली सरकार आबकारी नीति को लेकर आई थी, उसमें सरकारी ठेकों की जो संख्या है वो बिल्कुल हटा दी, यानी कि सारे के सारे जो ठेके हैं वो प्राइवेट ठेके कर दिए गए थे। और उसमें इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि पूरी दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया था और उसके बाद कई सारे प्राइवेट प्लेयरों को इनवाइट किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकानें खोल सकते हैं और जो अपनी जो प्राइस है वो तय कर सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि कई सारे कारोबारियों ने शराब के जो कीमतें हैं वो भी अलग अलग तरीके से तय की थी। कहीं आपको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, कहीं आपको शराब की जो बोतल है उसकी कीमत काफ़ी कम मिल रही थी। यानी कि न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो शराब की नीतियों के तहत जो दुकानें खुली हुई थी उनको पूरी तरीके से बर्बाद करना था। चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इसके अलावा गुड़गांव की बात करें, ये ऐसे इलाके थे जहां दूसरे राज्यों की शराब नीति लागू थी, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ से दिल्ली से शराबों का अवैध तरीके से वहाँ पर व्यापार भी होना शुरू हो गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब इस नीति को लागू किया गया था तो लाइसेंस फीस इन शराब कारोबारियों की माफ़ की गई थी और उसके बारे में ये कहता है कि शराब कारोबारियों से इनडायरेक्ट तरीके से जो रकम है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंची थी। तो ये इस तरह की नीति थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इससे कमा रहे थे। बिल्कुल नीरज, आज अभी पूछताछ हो रही है, क्या कुछ आगे हो सकता है इसमें, इसकी क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है? और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में 144 लागू की गई है, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें या फिर जो आपका अपना अंदाज है प्रोटेस्ट करने का, अगर उसकी बात करें, धरने की बात करें, कहा जा रहा है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, उस लिहाज से क्या कुछ तैयारी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल यहाँ धरना प्रदर्शन की एक कह सकते हैं कि आशंका थी जया, और यही कारण है कि धारा 144 यहाँ पर लागू की गई थी। और अगर आप देखें ये बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। करीब 100 मीटर की दूरी पर ही जो मीडिया है उसको रोक दिया गया है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। इसके अलावा जो सरकारी वाहन वहाँ जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है, उनकी आईडी जो चेक की जा रही है उसके बाद ही उनको इस रास्ते से आगे जाने दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि धारा 144 लागू है, यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है उसका उल्लंघन ना हो पाए और ना ही कोई धरना प्रदर्शन हो पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे हम आगे अपडेट देते रहेंगे क्योंकि इस वक्त जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। आगे क्या कुछ घटनाक्रम सामने आते हैं उन पर हम नजर बनाए रखेंगे। यहाँ पर रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की कल रात प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय काल्विन के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेडिकल जांच के लिए पुलिस दोनों भाइयों को लेकर रात करीब 10 बजे काल्विन अस्पताल पहुंची थी, जहां मीडिया कर्मी की भेष में 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुराने शहर में अफरा तफरी के हालात बन गए और सभी दुकानें व बाजार बंद हो गए। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में न्यायालय ने 13 से 17 अप्रैल तक अतीक और अशरफ को कस्टडी रिमांड पर पुलिस को दिया था। पुलिस को कस्टडी में सौंपने के दौरान कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी कि दोनों भाइयों की नियमित रूप से मेडिकल जांच कराई जाएगी। हत्या के बाद सभी जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस घटना की लापरवाही में 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है।
साथ ही अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज में पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर का काफिला उस इलाके में गश्त कर रहे हैं जहां कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में 76 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता व सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। धर्माधिकारी के सम्मान समारोह में रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई, पुणे, नासिक और अन्य जगहों से लाखों लोगों ने शिरकत की। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पोंडा में रैली करेंगे। इसे चुनावी अभियान की शुरुआत कहा जा रहा है। गोवा बीजेपी के महासचिव नरेंद्र सवाईकर ने शनिवार को कहा कि शाह रविवार को दोपहर 3:30 बजे राज्य पहुंचेंगे, जिसके बाद वे संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नरेंद्र सवाईकर ने बताया कि बैठक के बाद शाह पणजी से करीब 30 किलोमीटर दूर फर्मागुड़ी शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सवाईकर ने कहा कि हम रैली में 25,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। गठबंधन सहयोगी भी रैली में हिस्सा लेंगे। ये गोवा में बीजेपी के लोकसभा चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। सवाईकर ने विश्वास जताया कि बीजेपी गोवा की दोनों लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने 212 और कांग्रेस ने 209 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने कल 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, जिसमें भाजपा के 3 बागियों को जगह दी गई है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली जिले के निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की जीत का दावा भी किया। और भूकंप आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही हुई है और अब अन्य देशों में भी लगातार भूकंप से डर का माहौल देखा जा रहा है। आज सुबह मणिपुर के नौनी में रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की खबर नहीं है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ोों की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,248 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.68% हो गया है।
वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.78% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.61% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 है। अब तक 92 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,79,853 कोविड टेस्ट किए गए हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 95 करोड़ 21 लाख दूसरी खुराक और 22 करोड़ 87 लाख एहतियाती खुराक दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में 807 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्रोएशिया में निकोला टेस्ला और ज़ग्रेब सिटी संग्रहालय का दौरा किया और क्रोएशिया की समृद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विरासत की छाप देखी। निकोला टेस्ला वास्तव में वैश्विक महत्व के व्यक्ति थे। उन्होंने मानवता के लिए जो कुछ भी किया वह भी भारतीय दर्शन से प्रभावित था। और इससे पहले विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 15 से 20 अप्रैल तक क्रोएशिया और स्लोवेनिया के अपने दौरे के तहत क्रोएशिया पहुंची थी। क्रोएशिया में मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन, संस्कृति और मीडिया मंत्री नीना ओबुलजेन, राजनीतिक मामलों के और आइए अब सीधे रुक करते हैं महाराष्ट्र के खारघर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे अप्पा साहब का सम्मान करने का मौका दिया, ऐसे महाराष्ट्र शासन की धुरा संभालने वाले दोनों नेता श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, यहां पर उपस्थित नाना साहब, अप्पा साहब और अब उनकी कार्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले श्री सचिन भाऊ धर्माधिकारी जी, महाराष्ट्र शासन के मंत्री श्री सुधीर भाऊ, श्री कपिल पाटिल, श्री उदय सामंत जी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री शंभूराज देसाई जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, लोकसभा के सांसद श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी, श्री प्रशांत ठाकुर जी, और आज 2 दिन से अप्पा साहब के सम्मान को देखने के लिए उपस्थित यहां प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की
गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव है। इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्ति भाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है, जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। अप्पा साहब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका सम्मान, ये उनके कर्तृत्व का सम्मान है, उनके संस्कारों का सम्मान है, नाना साहब की सीख का सम्मान। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि भीड़ का अनुसरण मत करिए, कुछ ऐसा करिए कि भीड़ आपका अनुसरण करे। अप्पा साहब, आपने ऐसा कर कर दिखाया है। लाखों लाखों लोग आपके अनुसरण के लिए आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर खड़े हैं। मैं 12 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। देश और विदेश के इतिहास को बड़े ढंग से मैंने पढ़ा है। मैंने कई बार देखा है कि लक्ष्मी की कृपा एक परिवार पर पीढ़ियों तक रहती है। मैंने ये भी देखा है कि एक ही परिवार में कई वीर एक के बाद एक पैदा होते हैं और एक वीर परिवार की निर्मिति होती है। मैंने ये भी देखा है सरस्वती की कृपा भी कई बार कई परिवारों पर पीढ़ियों तक रहती है, मगर समाज सेवा का संस्कार 3-3 पीढ़ियों तक रहना मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। पहले नाना साहब, फिर अप्पा साहब और अब सचिन भाऊ और उनके दोनों भाई ये संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज यहां पर बड़े मन से कहना चाहता हूं कि अप्पा साहब, महाराष्ट्र शासन ने आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देकर न केवल आपका सम्मान किया है, परंतु महाराष्ट्र भूषण सम्मान देकर लाखों लाखों को लोगों को आपकी तरह जीने की प्रेरणा देने का काम भी एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने किया है। मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, एक बार महाराष्ट्र शासन के लिए बड़ी जोर से ताली बजाकर ये योग्य सम्मान का समर्थन करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हूं, रायगढ़ में हूं। महान छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पुण्य भूमि है। इस भूमि ने देश के अंदर 3 धाराओं को अविरत बहते रखा है। सबसे पहले राष्ट्र के लिए मर मिटने की एक वीरता की धारा, जिसको वीर शिवाजी महाराज ने शुरू किया। वीर सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु और लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने देश भर में महाराष्ट्र की भूमि पर से उठकर स्वराज और सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर। दूसरी धारा हुई भक्ति की धारा हुई। समर्थ रामदास से शुरू कर तुकाराम महाराज से लेकर नामदेव जी तक भक्ति के क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र ने हमेशा
इस देश की राह का नेतृत्व करने का काम किया है। और तीसरा भी बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है, मगर तीसरी धारा भी यहीं से शुरू हुई, सामाजिक चेतना की धारा। महात्मा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, डॉक्टर अंबेडकर जी हो, या कई सारे सामाजिक आंदोलन की जनक ये महाराष्ट्र की महान भूमि रही है। और अप्पा साहब, नाना साहब और आपने इस सामाजिक चेतना को जगाने का और आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा भगीरथ काम किया है। हमारे उपनिषदों में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भावना को चरितार्थ करनी है तो बहुत कठिन है। समाज जीवन के एक बड़े हिस्से को अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीने की सीख अपने कर्तृत्व से देना। भाषण से दी हुई सीख, धर्म से दी हुई सीख, मंत्रों से दी हुई सीख अल्पजीवी होती है। काल के थपेड़े इसको भुला देते हैं, मगर जो सीख कर्तृत्व से दी जाती है वो चिरंजीव होती है, कालजयी होती है। और अप्पा साहब, आपने ये लाखों करोड़ों लोगों को समाज के लिए, दूसरों के लिए, अपने अलावे अपने भाइयों के लिए काम करने का प्रेरणा दिया है, उनको सीख दिया है और ये सब लोगों को इन रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और आपने इस देश के अंदर, जब इस देश को बहुत बड़ी जरूरत थी, तब सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र के आधार पर दूसरे लोगों को लिए जीने वाले लाखों लोगों की फौज खड़ी करने का काम किया है। और इसीलिए देवेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उन्होंने बड़े आग्रह से मोदी जी को कहा था कि अप्पा साहब को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करिए, और भारत सरकार ने भी आपको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार 1995 से भाजपा शिवसेना की सरकारों ने इसकी शुरुआत की, और महाराष्ट्र के माध्यम से महाराष्ट्र और देश के समाज जीवन में योगदान करने वाले कई लोगों को दिया। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे से शुरू होकर स्वर कोकिला लता दीदी, आशा भोंसले, साइंटिस्ट विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर, जयंत नार्लिकर, अनिल कोकाड़कर, शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे, सुविख्यात कलाकार सुलोचना जी, और आज इस लिस्ट में नाना साहब के बाद पहली बार किसी व्यक्ति को एक ही घर में दूसरी बार महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार अप्पा साहब आपको मिला है। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आज यहां पर आया हूं। खुद को लेटेस्ट मार्च ऑन के नारे के साथ अपने कर्तृत्व से आपने समाज का दिशा दर्शन किया है। बच्चों में सुधार, मुफ्त शिक्षण सामग्री का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, रक्तदान, उत्सव के दौरान निर्माल्य को जमा करने की अनूठी प्रक्रिया, जल संचयन, कुओं की सफाई, महिला सशक्तिकरण, आदिवासियों का कल्याण, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास और अज्ञानता का उन्मूलन, ढेर सारे क्षेत्रों में आपने कई मिसालें कायम की हैं। मैं आज इसी मंच से
परम कृपालु परमात्मा से आपके दीर्घायुष और आपका ये काम दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहे। लाखों आपके अनुयायी आपके आदेश के अनुसार समाज के अंदर काम सालों तक करते रहे, यही प्रार्थना करता हूं। और मैं एक बार फिर से एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक योग्य व्यक्तिमत्व को उन्होंने महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित कर महाराष्ट्र भूषण का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार अप्पा साहब को खूब खूब बधाइयां, शुभकामनाएं और आपको प्रभु लंबा और निरोगी आयुष दे, ऐसी प्रभु की श्री चरणों में प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आप देख रहे थे इसी तस्वीरें महाराष्ट्र से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में 76 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता व सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर हम बात करें अप्पा साहेब धर्माधिकारी की, तो वृक्षारोपण अभियान की बात करें, रक्तदान की बात करें, चिकित्सा शिविरों के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने कई काम किए हैं, वहाँ नशा मुक्ति कार्य किया है उन्होंने। इसी की वजह से लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, दूर दूर जगहों से बड़ी संख्या में धर्माधिकारी जो अनुयायी है वहाँ मौजूद थे। और साथ ही साथ इस मौके पर अगर हमने मंच पे देखा तो भी कई गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार और साथ ही इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि एक बहुत ही उनके लिए भी एक बेहद यादगार क्षण है कि वो यहाँ मौजूद हैं अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित करने के मौके पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो अमेरिका में हैं और भारत के एक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो हिस्सा बनी। और इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विविधताओं का देश है और भारत में हर त्योहार सब लोग बेहद खुशी के साथ मिलकर मनाते हैं। When I say that India enjoys diversity, celebrates diversity, there can always be times when there are friction here and there when you have so many different people of diverse backgrounds. But Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar, stands out in distinction. भारत के विविध सांस्कृतिक उत्सवों के बीच अमेरिका में इंडिया हाउस में बोलते हुए 40वीं अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना एम रायमोंडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे सबसे लोकप्रिय विश्व नेता हैं और वे दूरदर्शी हैं और लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर अवर्णनीय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को आगे ले जाने की उनकी इच्छा वास्तविक है और ये हो रहा है। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy, and he is deep into the details. So I found myself at his home at 7:30 on a Friday night talking about the details of radio access networks and artificial intelligence, and it was just amazing. And I said to him, and I'll say this to you, in the years to come, there will be two ecosystems of technology. One consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he had traveled all week,
he said to me, "Well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence." I said, "Really?" He said, "AI is America-India technology ecosystem." अमृतसर के धनोए कालन गांव में बीएसएफ के जवानों ने कल देर शाम कुछ आवाजें सुनी। जांच करने पर उन्हें गेहूं के खेत के पास दूसरे मुल्क से अपने क्षेत्र में आ रहे एक संदिग्ध ड्रोन का पता चला, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उस वक्त तैनात सैनिकों ने उस पर फायरिंग कर दी। इलाके की तलाशी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने गेहूं के खेत से एक बड़ा बैग भी बरामद किया है, जिसमें नशीले पदार्थों के 3 पैकेट और हेरोइन के पैकेट होने का संदेह था। वर्जित वस्तुओं की तस्करी के पाक तस्करों के एक और प्रयास को सतर्क बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच लड़ाई की निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने सभी पक्षों से शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया है। इस लड़ाई में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं, 183 घायल हुए हैं। सूडान के सशस्त्र बलों ने देश के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सूडान में अक्टूबर 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद से सेना और अर्धसैनिक बलों से जनरल एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश को चला रहे हैं। इस परिषद का नेतृत्व सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान कर रही हैं। संप्रभु परिषद अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडानी सेना में शामिल करना चाहते थे, लेकिन आरएसएफ ने इसे कम से कम 10 साल के लिए टालना चाहती है और इसी मुद्दे पर पिछले हफ्ते तनाव बढ़ गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, जहां राष्ट्रपति महल में उनका आधिकारिक स्वागत किया गया। चीन की यात्रा से लौटते समय लूला मध्य पूर्वी देश की यात्रा पर पहुंच गए। यूएई की राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में दोनों देशों के अधिकारियों को हस्ताक्षरित दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हुए देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र में ब्राजील का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। बांग्लादेश में असाधारण गर्मी की लहर देश के बड़े हिस्से में जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसके जारी रहने की भविष्यवाणी की है। राजधानी ढाका में शनिवार को 58 साल में सबसे गर्म दिन रहा। तापमान बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया और ये 1965 के बाद का सबसे अधिक तापमान है, जब उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बिजली की बढ़ती मांग के कारण शनिवार को राजधानी ढाका के कुछ इलाकों में बिजली कटौती की गई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में आज फिर डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और जहां मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े स्कोर वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया था। मुंबई टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, उसने 5 बार खिताब जीता है। वहीं कोलकाता 2 बार चैंपियन बनी है। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें 31 बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें मुंबई को 22 और कोलकाता को सिर्फ 9 बार जीत मिली है। वहीं आईपीएल के दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर गुजरात टाइटंस के साथ होगी। हार्दिक पांड्या की वापसी के साथ ही गुजरात जीत की पटरी पर लौट चुकी है और पिछले मैच में टीम ने पंजाब किंग्स को हराया था।
संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान का प्रदर्शन अब तक इस सीजन में बेमिसाल रहा है। आखिरी मुकाबले में राजस्थान की टीम ने रोमांचक मैच में सीएसके को हराते हुए चेपॉक के मैदान पर 15 साल बाद जीत का स्वाद चखा था। ऐसे में टीम इसी फॉर्म को गुजरात के खिलाफ भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल करने की भी होड़ होगी। राजस्थान अभी टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि गुजरात तीसरे पायदान पर काबिज है। और इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को बेंगलुरु में खेले गए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स की ये इस सीजन में 5वीं हार रही। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 175 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 9 विकेट पर 151 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा 50 रन मनीष पांडे ने बनाए, तो वहीं आरसीबी की ओर से विजय कुमार सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। इससे पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन का स्कोर किया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। विराट 50 के स्कोर पर आउट हुए। विराट के अलावा ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल ने भी अच्छे हाथ दिखाए। वहीं शनिवार के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। कप्तान केएल राहुल ने 74 रन की पारी खेली। जवाब में पंजाब किंग्स ने सिकंदर रजा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 2 विकेट रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। पिछले दिनों गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांव के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला है। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जाने वाले लोग इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं। पूरी उत्तरी सीमा के सभी गांवों के लिए मोदी सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विकास के नए अवसर साथ लाया है। 3 चरणों वाली इस पहल से पलायन रुकेगा, पर्यटन बढ़ेगा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र के 4,800 करोड़ रुपए के योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ उन्हें मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2,967 गांवों की पहचान की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार से ग्राम सभा तक की भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 2014 से पहले समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला पूर्वोत्तर आज संपन्नता और विकास से अपनी नई पहचान बना रहा है। ये बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने में हमारा भारत देश का जो जितने डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज है, उसको एक तरीके से मजबूत से वहाँ के लोगों को सुरक्षा का दृष्टि से, भारत के अखंडता का दृष्टि से वहाँ रहने वाला लोग भी अब महसूस करता है कि भारत का सरहदों का रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। कभी हथियार उठाने वाले युवा मोदी सरकार की नीतियों के कारण हथियार छोड़ मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं। हमारा सीमावर्ती गांव में रहने वाले जनता के को एक विश्वास देना, उनको जो भी है एक कॉन्फिडेंस देना, उनके साथ साथ उनका जो भी समस्या है सुनना, उनके साथ रहना चाहिए। होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के नाते एक एक गांव का हम पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे इश्यूज का। उस इश्यूज को दूर करने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे।
सीमावर्ती गांवों में घर घर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। विकास के इस सफर के साथ स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित किया गया। नल से जल सभी को उपलब्ध हो रहा है। गांव में छोटा मोटा कारोबार भी विकस रहा है और सीमावर्ती गांव होने से, हिमालयन रेंज में गांव होने से वहां क्या डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया और सरकार के द्वारा वहाँ एडवेंचर एक्टिविटी कैसे बढ़े, वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी कैसे बढ़े, इस सब दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विवादों का निपटारा कर शांति स्थापित की। उग्रवादियों से शांति समझौतों से 2014 के पहले की तुलना में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। हिंसा में 67%, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60 और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी दर्ज की गई है। मोदी सरकार ने ब्रू, NLFT, बोडो, कार्बी आंगलोंग जैसे समझौते किए और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद भी सुलझाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, उसको भी नए रूप में इसमें स्वीकृति मिली है। इसलिए जो सीमावर्ती गांव हैं उनका आधारभूत ढांचा, हेल्थ का, एजुकेशन का, रोड का, मोबाइल नेटवर्क का तेजी से बढ़े, ताकि वहाँ के बच्चे भी जो देश और दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उनको जान सकें। भारत की सेना के साथ साथ वो देश की सीमाओं पर देश के सबसे सजग सशक्त प्रहरी हैं। तो इस विजन के पीछे उनको ये भरोसा दिलाना कि आप जो सीमाओं पर डटे हैं, पूरा भारत आपके साथ है। छोटे से अरुणाचल में 6,600 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के गठन के बाद 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिला है। वाइब्रेंट विलेज से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हमें मिलेंगी, जिससे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और सीमांत क्षेत्र से पलायन रुकने में मदद मिलेगी। पलायन जो हो रहा है बॉर्डर एरिया से, पलायन होने का कारण से डेवलपमेंट का कमी हो रहा है। तो यदि डेवलपमेंट होगा तो पलायन नहीं होगा और डेवलपमेंट जो है बॉर्डर में भी डेवलप्ड होगा। जो इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा वो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज में जितने भी डेवलपमेंट जो शहर में हम देखते हैं, पाते हैं, मिलते हैं, वो ही सेम डेवलपमेंट्स और स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स अब गाँव में भी मिलने लगेगा। वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा स्कीम निकाला है ये बॉर्डर के लोगों के लिए। वहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी सारे चीज़ों का। उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत बेनिफिट है उन लोगों के लिए। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी सरकार ने काफी अहमियत दी। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण, 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट्स, 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को भी लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों को ऑल वेदर रोड्स के साथ जोड़ा जा चुका है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम जारी है। के लिए ये खास तौर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और किस तरह से ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों की एक तस्वीर बदल रहा है, उसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, जब बात हो इच्छा शक्ति की, बात हो दृढ़ शक्ति की, किस तरह से हम सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, उसकी एक बानगी है। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे पणजी गोवा का, जहां पर एक प्रेस वार्ता का संबोधन किया जा रहा है लाभ अग्रवाल द्वारा। Moving further, I'm sure you're all aware by now that it was on 1st of December 2022 when India took over the responsibility of being the G20 presidency, and Honorable Prime Minister of India was very categorically highlighting that we want G20's presidency to be inclusive, we want it to be ambitious, it has to be decisive, and it should be action oriented. So this has been the overall guidance
overall framework provided by Honorable Prime Minister of India for the G20 India's presidency. And when Honorable Prime Minister unveiled the theme and the logo of G20, this was encapsulated in our philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. We are all aware that Vasudhaiva Kutumbakam means one whole family, whole world is one family, and it is with that ethos Honorable Prime Minister of India had launched the theme of India's G20 presidency, which is One Earth, One Family and One Future. I would like to also specifically submit to you that the overarching theme of India's G20 presidency is most specifically available to health sector. Dear colleagues, you would have been seeing that for the last more than 3 years now, consistent threat and challenges posed by COVID-19. We all learned during that process that COVID-19 threat, the pandemic threat, is not linked to one country, but of course it is interconnected in terms of not only managing these challenges, but also in terms of finding the solutions collectively. So we, from the Ministry of Health, believe that this theme is very specifically applicable to India's G20 presidency also, and to the Health Ministry also. With this, we would also like to highlight that this theme is meant to induce a universal sense of oneness, that we are all together, and promote the principle of universal brotherhood. And equally important to highlight is that how does the G20 operate? So within all the members of G20, there is a concept of Troika. And Troika consists of 3 countries, which is the earlier presidency, the present presidency, and the upcoming presidency. I am also happy to highlight to you that this particular G20 presidency of India is specifically important because it is for the first time that all the members of the Troika are primarily from Global South. And since they are from Global South, from Indonesia, India and Brazil, it has actually offered us a bigger responsibility and also an opportunity, as Honorable Prime Minister had mentioned, that India would utilize this G20 presidency also to be the voice of Global South. And when we talk about Global South, you would all understand that the developing economies face multiple challenges, and all these challenges also have similar and shared solutions. So how can we leverage G20 presidency during India's presidency time to bring the whole world together to focus on issues which are afflicting major challenges to the global lower and middle income countries is what has been the focus of India's G20 presidency. There are around 11 engagement groups, 12 working groups under the Sherpa tracks and 8 groups under the finance track. And over a period of next 1 year, India plans to conduct more than around 200 meetings in over 50 cities across these 32 different work streams. Dear colleague, to that extent, it is also a great opportunity for us to showcase what India is about, its diverse culture, its growth on multiple fronts, and to that extent we can also leverage it in terms of showcasing India. If I were to submit to you what is the proposed calendar for the G20 Health Working Group, so we had our first Health Working Group meeting from 18th to 20th of January, which happened in Thiruvananthapuram in Kerala, and we also had this meeting supported by a side event. So along with the main Health Working Group, side events are also generally conducted to primarily give specific focus and entail bigger discussion on certain of the identified topics. And during the first Health Working Group, we discussed on the concept of value-based healthcare. That is that how at lesser investment a higher return in the health sector can be obtained. And within that framework, India talked about the focus on medical value travel, that is the concept of patient mobility. If in certain geographies, certain treatments are not available, or they are available with higher cost, or they are available with higher waiting time
Why should a patient suffer? इस वक्त आप देख रहे थे ये सीधी प्रेस वार्ता गोवा से, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। G20 की प्रेसिडेंसी, जी हां, भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, उस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा था कि कितना बेहतरीन मौका है, सार्वजनिक बंधुत्व की भावना है इस पूरा उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का, और कैसे भारत की विविधता को दर्शाते नजर आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के तहत क्या कुछ उसकी रूपरेखा होगी, उसकी एक झलक यहाँ पर बताने की कोशिश थी लव अग्रवाल की। इस पर अब आपको और भी लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।